ओके बेटा, तो हम लोग ने अब क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपको पूरा स्क्रीन साफ साफ दिखाई देगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मैं आपसे जब क्लास 11th की बात करता हूँ, तो क्लास 11th में सबसे पहले अगर बिगिनिंग में हम लोग देखते हैं एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि एग्जाम में वो लोग क्या देने वाले हैं, वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अगर रिवीजन करते हैं क्लास 11th के हिसाब से, तो जैसे आपको बताया गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कुछ ना कुछ उसका आइडिया पहले से भी होगा कि जैसे अगर कोई पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कुछ इस तरह से पैराबोलिक होता है। इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल ट्रैवल करता है उसमें उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, रेंज क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। भाई तभी यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये देखो मैंने अभी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जैसे ही हम प्रोजेक्ट करेंगे थीटा के एंगल पे, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। और यदि आपको कंपोनेंट भी क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं। ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग को कंपोनेंट क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो यू होता है, और अगर ये थीटा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं यू कॉस थीटा। दिस इज यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा। तो कभी भी अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, उसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं हमें यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। और हम कंपोनेंट भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उसका मोशन एक्स वाई प्लेन में देख पाए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो ना ही एक्स प्लेन में होता है ना ही वाई प्लेन में होता है। इसलिए अगर हम उसके मोशन को पूरी तरीके से स्टडी करना चाहें तो हम क्या करते हैं, उसके पाथ कंपोनेंट कर देते हैं वेलोसिटीज में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यू कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है वो तो एज इट इज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यू कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है वो एज इट इज कांस्टेंट रहता है। लेकिन यू साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यू साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एकदम टॉप पॉइंट पे जो यू साइन थीटा का कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है कम होते होते। क्योंकि टॉप पॉइंट पे आपको पहले से पता होगा कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ होता तो वो पार्टिकल और भी ऊपर जा सकता था, लेकिन वो और ऊपर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है यानी जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, तो रेंज बेसिकली हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हम लोग यहां से लेकर के यहां तक जो है रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और पार्टिकल जितनी देर हवा में रहता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तीन तरह के पाथ आपको, तीन तरह के नाम आपको पता होने चाहिए। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग के पास प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्या बेटा आप जो है कुणाल बता सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या होती है? इसका फॉर्मूला तो अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, मैक्सिमम हाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं, ओके। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, पहले तो तुम्हें अभी तक ये जितनी बातें बताई हैं पहले तो वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूटन्स की इक्वेशंस यूज करते हैं। तो न्यूटन्स की इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने यूज कर ली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग नॉर्मली ओ से लेकर के ए तक अप्लाई करते हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन, कैसे अप्लाई करते हैं, ओ से लेकर के अप्लाई करते हैं ए तक लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम अप्लाई जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। बस इतना काम करना होता है। आपको ये बात क्लियर हो कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे इक्वेशन लगा रहे हैं,
ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा ये पाथ जो है मैंने कंसिडर किया है O से A। तो कुणाल जब बेटा आप इसको ध्यान से देखोगे तो A इसका फाइनल पॉइंट है, O इसका इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट पे मैंने आपको जस्ट बताया, दिस इज द फाइनल पॉइंट, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि यहां पर वेलोसिटी का यानी A पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वो 0 होता है। तो बेटा ये 0 हो जाएगा। और बेटा वेलोसिटी का इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वो u sin थीटा होता है, ठीक है, माइनस g इंटू टी। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके कंपोनेंट हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलाउ, ठीक है। तो बेटा यहाँ से टाइम निकल के आ जाता है, टाइम आता है u sin थीटा बाय जी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमने इक्वेशन जो है O से लेकर के A तक लगाई है। अगर ये इक्वेशन O से लेकर के A तक लगी है तो उसमें जो टाइम लगा है वो है u sin थीटा बाय जी। इसका मतलब पार्टिकल को O से लेकर के A तक जाने में लगा समय, दिस इज u sin थीटा बाय जी। लेकिन पार्टिकल ने और भी एक काम किया, जब वो O से लेकर के A तक पहुंचा तो उसने क्या किया, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और वो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम हाइट के अलोंग है। तो यानी कि जब उसने एच मैक्स, जिसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, जब वो उसने कवर की है तो वो कवर करने में उसको कितना समय लगा, यानी O से A तक जाने में उसको कितना समय लगा, उस समय पर उसने क्या किया है, अपनी मैक्सिमम हाइट कवर की है। तो तुम कहोगे सर हाइट इज बेसिकली अ डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे सर, न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन। लेकिन हमको अब रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये कौन से पाथ में लग रही है। अगेन हम इस पाथ को OA में लगाएंगे क्योंकि हमें O से लेकर के A तक का टाइम पता है, तो O से A तक ट्रैवल डिस्टेंस हम निकालेंगे, लेकिन हम इस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। तो बेटा O से A तक जब पार्टिकल पहुंचा है तो उसने वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको अभी हम y लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन की उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, वो है u sin थीटा, और टाइम कितना लगा है उसको, u sin थीटा बाय जी। और बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वो रिटार्डेशन का काम करेगा, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे और t की जगह बेटा u sin थीटा बाय जी पुट कर देंगे, और ये आपका क्या निकल आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम O टू A। तो O टू A सब जब पहुंचा तो उसने उतने टाइम में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपकी निकल करके आ जाएगी, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। तो बेटा हम y को y भी लिख सकते हैं और मैक्सिमम हाइट भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये डाटा धीरे धीरे कैलकुलेट हो रहा है, और डाटा धीरे धीरे कैलकुलेट होकर के आपके पास क्या देगा, मैक्सिमम हाइट दे देगा। तो बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कुणाल आपके सामने आ चुका है, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये मैंने आपके सामने लगा करके दे दिया है। तो बेटा अब आपको याद रखना होगा, कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपको याद रखनी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े शॉर्टकट भी यूज करेंगे। जैसे आपको क्लास 10th में भी बताया गया होगा कुणाल कि किसी भी पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो बेटा O से लेकर के A तक जाने में लगा समय कितना है, u sin थीटा बाय जी। तो A से लेकर B तक आने में लगा समय कितना होगा, u sin थीटा बाय जी। यानी कि वो हवा में टोटल कितने टाइम तक रहा O से लेकर के B तक, तो कहोगे 2u sin थीटा बाय जी। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है उसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो कितनी देर उसने हवा में मोशन किया, उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाय जी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी। समझ में आ रहा है बेटा, इसको हम लोग यस। कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा हम लोग को तो वैसे ये फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न रखने हैं, तो आप इसको लर्न रख पाए तो काफी अच्छी बात है। दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई g। अब बेटा अगर ये पार्टिकल O से लेकर के B तक पहुंचता है तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है OB। ध्यान से देखो, जब पार्टिकल O से लेकर के B तक पहुंचा, O भी इंडिकेटेड है, B भी इंडिकेटेड है आपकी स्क्रीन पे। जब पार्टिकल O से लेकर के B तक पहुंचा तो वहां तक जब पहुंचा तो उसको टाइम लगा 2u sin थीटा बाई g, लेकिन उसने 2u sin थीटा बाई g टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की है उसके हम लोग कहते हैं रेंज। तो उसने बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो हमें निकालनी है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर अब आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन लगाइए जरूर, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाइए। तो न्यूटन्स की हम सेकंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं। पहले तो हम नॉर्मल तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है वो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो हो गई। अब हमको उसको अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस हो गया OB। OB को हम लोग लिख लेते हैं x। क्या लिखते हैं, x लिख लेते हैं। x इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा। और उसको O से ले तक B तक जाने में लगा समय कितना है, वो है 2u sin थीटा बाय g। क्योंकि मैंने आपको बताया O से B तक लाने में जगह समय वो कितना है 2u sin थीटा बाय g। और कुणाल बेटा हाफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो रेंज है वो क्लियर कट अब आपके पास निकल के आ जाएगी। दिस इज u स्क्वायर, ब्रैकेट में आता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो कुणाल आपको ये फॉर्मूला पता होगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये काफी फेमस फॉर्मूला है मैथ्स का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं sin 2 थीटा बाय g। तो बेटा आपको ये ध्यान देना होगा, दिस इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो आपको बेटा ये डायरेक्टली लर्न करने हैं। अगर आप इसको कर पाए और एप्लीकेशन अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, उस एप्लीकेशन से आप इसको ज्यादा बेहतर कर लेंगे। ओके तो बेटा आप देखो पहले यहां तक आपको क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए हमको। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने स्क्रॉल किया हुआ है। नो सर, इसमें कोई डाउट। ये समझ में आ गया। तो बेटा आपको ये तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, मतलब आप कोई इसको डिराइव करने नहीं बैठ जाएंगे, आपको पता होने चाहिए पहले से ही, और ये आप डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। तो एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और याद रखने का काफी आसान तरीका है, जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में 2g है, लेकिन जो रेंज का फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ g। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप समझ ही गए हो, दिस इज 2u sin थीटा बाय g। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप धीरे धीरे काफी सारी चीजें सीखेंगे। ओके तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, सारी चीजें डेराइव ना करके हम लोग ये भी ध्यान दे देते हैं कि ये जो पाथ होता है वो बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आप उसको इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक। तो कुणाल बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये इस तरह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी जस्ट हुआ था, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ब्लू कलर से मैंने अभी इंडिकेट किया है मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहोगे सर ये एक पैराबोलिक पाथ है, इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी इस पाथ की इक्वेशन। तो वो क्या होती है बेटा, वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसको अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लें
तो उसी में आपका फायदा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये होता है। अब हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट और आगे बढ़ाते हैं, जो जो एग्जाम में आता है उसको और सीखने की कोशिश करते हैं। अब बेटा ये तो एकदम जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपके सामने कोई भी अगर इस तरह का डायग्राम बना देता है, तो डायग्राम देखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक छोटी सी सिंगल फिक्स्ड पुली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। इसमें ये डायग्राम आप भी बना सकते हैं। ये कंसेप्ट आप लोग को हो सकता है पहले से ही पता हो कि सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या कंसेप्ट होता है। इसमें जिसका वेट ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जिसका वेट कम होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो हमने यहां मान लिया है दिस इज M1 और दिस इज M2। दैट मीन्स M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 भारी है, M2 हल्का है, इसलिए M1 नीचे की तरफ है, M2 ऊपर की तरफ है। अब हमें करना क्या होता है, यहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 एंड व्हाट इज द टेंशन एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन, उसकी क्या वैल्यू होगी, और इन दो बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो भी स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग में खिंचाव होता है, उस खिंचाव को हम लोग कहते हैं फिजिक्स में टेंशन। टेंशन की SI यूनिट फोर्स होती है, इसलिए हम टेंशन को फोर्स की तरह ही डील करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स होता है, उसका एक्शन और रिएक्शन पेयर दोनों एक्ट करता है, लेकिन हम सिर्फ वही टेंशन कंसिडर करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। तो ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पे लगने वाला टेंशन कौन सा होगा, ये होता है टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जब तक स्ट्रिंग आपकी सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहता है। तो दिस इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन हमेशा कैसे एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अवे। अगर M1 का वेट ज्यादा है तो M1 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। M2 का वेट ज्यादा है तो M2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तो उनके टेंशन भी सेम रहते हैं और एक्सेलरेशन भी सेम रहते हैं। तो ये वाला ब्लॉक जो है ये A1 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक A2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया कि जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए हम इसको A1 A2 ना लिख करके सिर्फ AB लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ते हैं, नॉर्मल से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही हमारे क्वेश्चंस होने लगते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो काफी आसान होता है। जैसे हम लोग को FBD बनानी है, FBD ऑफ M1। तो M1 की जब हम FBD बनाएंगे तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे। तो M1 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसका वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, उस पर टेंशन है T अपवर्ड, और M1 क्या है, ये A के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ब्लॉक पे लगने वाले जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो बेटा M1 पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, क्योंकि ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, नेट फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग को ये बात क्लियर होना चाहिए कि M1G नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, होगा M1G माइनस T। ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बन गई इक्वेशन 1। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 के लिए और इसकी भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो M2 के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पर टेंशन ऊपर की तरफ होगा, उसका वेट नीचे की तरफ होगा, यानी A के एक्सेलरेशन से ऊपर भी जा रहा है। तो अब की नेट फोर्स कितना होगा, वो ऊपर की तरफ होगा ब्लॉक पे, तो वो कितना हो जाएगा, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दिस इज अगेन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुणाल हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है, अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाता है। तो कुणाल क्या आप बता सकते हैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर टेंशन और एक्सेलरेशन क्या आया है। तो बेटा जब सॉल्व आप कर दे। हाँ इनको सॉल्व करते हैं तो बेटा आप सॉल्व ना करो,
सॉल्व ये बच्चों को डायरेक्टली टिप पे लर्न होता है, तो उसमें बच्चों जो टेंशन आता है सॉल्व होकर के वो होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, ये होता है टेंशन। और जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो बच्चों इस तरह का कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम दिखता है तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली उन ब्लॉक्स में स्ट्रिंग में पड़ने वाला टेंशन और एक्सेलरेशन ये दोनों ही तुरंत निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का भी मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन एज सच इतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पुली का कंसेप्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, जो अभी आपने देखा बिगिनिंग लेवल पे, ये आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसका कंसेप्ट देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो कुणाल हम आगे कंटिन्यू कर लें? यस ओके, तो बेटा क्लास ओवर होते ही आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए, अब बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इंक्लाइंड प्लेन की ज्योमेट्री पे। तो बिगिनिंग लेवल में इंक्लाइंड प्लेन की क्या ज्योमेट्री होती है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन ज्यादातर बच्चों ने नाम सुना है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन की हम लोग ज्योमेट्री पे अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें ऐसी कौन कौन सी ज्योमेट्री लगती है जो हम लोग को कंफ्यूज करती है ज्यादातर। तो उस ज्योमेट्री का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुणाल आवाज ओके, तो सबसे पहले देखिए ये मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इस तरह से ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करते ही इसमें कई सारी बातें आती हैं निकल करके। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बातों को समझना होता है। तो जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी और उसके सरफेस के बीच में जो भी कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट कहाँ है कुणाल, ये कांटेक्ट है, ये देखो ग्रीन कलर से मार्क किया। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा हर आदमी को पता होना चाहिए कि जो भी कांटेक्ट सरफेस होगा उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये मैंने कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन अभी बनाया है। और बॉडी का वेट क्या एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या है वो, mg। और मास उसका m2 है तो उसको आप लिखेंगे m2g। ये मैंने लिख दिया m2g। तो अब आपको क्या करना होता है कि ये जो m2 वाले ब्लॉक का मोशन है वो xy प्लेन में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो एक दूसरे प्लेन में हो रहा है। वो प्लेन किसका है, इंक्लाइंड प्लेन का। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये xy प्लेन है और जो प्लेन m2 का है वो ये वाला प्लेन है, जिसको हम लोग कहेंगे वो x डैश y डैश प्लेन है। मतलब m2 का मोशन जो है वो इस प्लेन में हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि m2 के मोशन के लिए हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम हम m2 के प्लेन में ही जाकर के बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम कुछ कंपोनेंट xy के अलोंग ले लेंगे और ऐसा नहीं करेंगे कि हम कुछ कंपोनेंट m2 वाले प्लेन के अलोंग ले लेंगे। तो m2 वाले प्लेन के अलोंग ये है कंपोनेंट और xy प्लेन का कंपोनेंट ये होता है। तो जहां पर जैसा मोशन हो रहा होता है उसी प्लेन में जाकर के उसके कंपोनेंट कर देते हैं और मोशन को देख लेते हैं। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए अभी बिगिनिंग लेवल पे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो ये समझ में आता है बेटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस तो कैसे हुआ बेटा ये थीटा,
एंगल की प्रॉपर्टी कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो उसको। ओके कोई बात नहीं, इधर देखो, वैसे जैसे बेटा ये थीटा है, ठीक है, आपको मैथ्स में सिखाया जाता है क्लास 9th में कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल होता है, तो देखिए मैंने वर्टिकल बनाया है, और इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर मैंने ये बनाया है। तो कुणाल तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि थीटा जिन दो लाइंस के बीच में, वही थीटा उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये समझ में आया बेटा? कुणाल समझ में आया इसमें? यस। अच्छा, क्या समझ में आया बताओ? कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल्स उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में। परपेंडिकुलर भी। हाँ, ये मतलब होता है बेटा। तो बेटा देखो, जो थीटा है उसके लिए मैं तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूँ, तो और ज्यादा मैं तो तुमको समझा देता हूँ। तो थीटा देखो इस वाली लाइन पे है और इस वाली लाइन के अलॉन्ग है। तो मैंने इसका परपेंडिकुलर देखो ये ड्रॉ किया है, और इसका परपेंडिकुलर ये देखो मैंने इसका परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हुई, इसलिए वही कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बच्चा करना क्या है? कहोगे सर ये कंपोनेंट वगैरह अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, उसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी भी इंक्लाइंड प्लेन को देख करके आपको जिस प्लेन में मोशन कर रहा होता है उसी प्लेन के अलावा आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर M2G तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमने कहा बेटा M2G वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वो कौन से प्लेन में आ रहा है? वो तो इस वाले प्लेन में आ रहा है। ध्यान से देखो मैंने बनाया है ना, न ही वो इस वाले प्लेन में आ रहा है और न ही वो इस वाले प्लेन में आ रहा है। वो तो किस प्लेन में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसलिए मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट करके उस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर अब हम समझ गए, क्योंकि सर आप बता रहे हैं ये mg है, तो थीटा के पास वाला क्या होगा? mg cos थीटा, और थीटा से दूर वाला क्या होगा? mg sin थीटा। तो ये कंपोनेंट मैंने देखो उस प्लेन के अलोंग कर दिया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो। तो मैंने इस प्लेन में जाकर के उसके कंपोनेंट कर दिए ताकि उस प्लेन के अलोंग मैं मोशन देख पाऊं। इस प्लेन का नाम है x डैश y डैश। तो ये चीज है। तो बेटा ये समझ में आया कैसे किया? निकाल दिया mg। हाँ फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिए मैंने। हाँ तुमको समझ में तो आ गया ना? यस। ठीक है, ओके। तो बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऐसे खतरनाक डायग्राम्स बनते हैं, उनके फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना करके क्वेश्चन को करना होता है। तो बेटा हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं कि M1 जो है अगर नीचे की तरफ जाएगा तो M2 ऊपर की तरफ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या अपने हिसाब से लेट कर लेते हैं? तो मैंने कहा जब तक बेटा स्ट्रिंग सेम है, तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहेंगी तब तक एक्सेलरेशन सेम रहता है। तो मैंने एक्सेलरेशन तो सेम रखे है। और बेटा ये हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि अगर M1 नीचे जाएगा तो M2 ऊपर ही जाएगा। तुम ये भी तो कह सकते थे कि M2 नीचे जाएगा M1 ऊपर जाएगा। ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। इसमें हम लोग कोई एक कंडीशन लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि आपने जो डायरेक्शन निकाला था आपको उसका अपोजिट करना है। बस इतना ही करना होता है और कोई चेंज नहीं करना होता है। तो बच्चा ये समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए यहां पर क्या है, स्ट्रिंग में क्या करेगा? टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? mg cos थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया? mg sin थीटा हो गया। ये हो गया। तो देखते ही देखते इतने सारे कंपोनेंट हो गए हैं। लेकिन अगर हम जो इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा है
वहां पे फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर ले तो एक फ्रिक्शन भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अभी हम फ्रिक्शन का रोल प्ले ही नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इक्वेशंस कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग m1 को कंसिडर करते हैं। m1 की इक्वेशन बनाना तो काफी आसान है क्योंकि उसका वेट है m1g वर्टिकल डाउनवर्ड और उस पर लगने वाला टेंशन है अपवर्ड, और ये हो गया बेटा उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, इसको करने के लिए आगे हम करेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा m1 पे नेट फोर्स कहां पड़ेगा, नीचे की तरफ पड़ेगा, तो ये हो गया m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई। और बेटा अगर हम सेकेंड इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम हम फिर से बना लें तो तुमको और समझ में आ जाएगा। तो देखो हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारे लिए स्पेशली फिर से बना रहे हैं। तो देखो बेटा m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमने क्या किया, उसी प्लेन को सिर्फ कंसिडर किया है और लगने वाले फोर्सेस को देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया, उसको फॉलो करो। इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ है, लेकिन वो इसके प्लेन के अलोंग है ही नहीं, है ना। ये प्लेन है आपका एक्स डैश और वाई डैश, इस प्लेन में आपको रिजॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, उस प्लेन के अलोंग लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिर्फ वही कंपोनेंट लिखेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा, पहला कंपोनेंट ये देखिए मैंने बनाया, ये दूसरा कंपोनेंट बनाया, तो ये क्या है, ये है mg cos थीटा। ये क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, mg sin थीटा। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T। यहाँ पे स्ट्रिंग में भी तो टेंशन है T, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भी टेंशन है तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो स्ट्रिंग वाला टेंशन मैंने आपको अलग से दिखा दिया है। अब आप इसको करते चले जाइए। कैसे बनाएंगे भाई, एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे t माइनस एम जी साइन थीटा, लिखेंगे t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। और यहां में मास की जगह m2 है तो आप m2 लिख लीजिए। ये इक्वेशन बन गई, दिस इज नंबर। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा में रिलेशन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, हमेशा बॉडी के को बैलेंस करता है। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे जो जो हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है उनकी वैल्यू प्लेस करके हम एग्जाम में निकालते हैं। तो बेटा मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम कई तरीके से दिखाया है, पहले आप उसको क्लियर करिए, आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। तो बेटा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए पॉइंट पे इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट ओ। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एट पॉइंट ए क्या होगी, तो तुम कहोगे T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखिए, T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान से देखना होगा, ए पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v1 है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एम वी वन स्क्वायर बाय आर। क्या होगा, एम वी वन स्क्वायर बाय आर। तो उस v को आप v1 जरूर कर लीजिएगा, दिस इज v1 स्क्वायर बाय आर। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि एक इक्वेशन और बनाई जा सकती है। जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, तो हम कहते हैं एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये देखिए एनर्जी और ओ पे और बी पर हम कंजर्व कराते हैं।
चलिए ध्यान से देखिए कैसे कराते हैं। सबसे पहले कुणाल ये देखो कि O पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, एनर्जी एट पॉइंट O। तो एनर्जी एट पॉइंट O कितनी है, तो तुम कहोगे सर वहां पे एक काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज हाफ mv², और O पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन वो जीरो होगी क्योंकि हम उसको मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होगी, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। जैसे ही आपका पार्टिकल कहां आएगा, ए पर आएगा, तो ए पर आते ही उसके पास एनर्जी क्या होगी, क्योंकि सर वहां वेलोसिटी है v1, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv1², और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको हाइट निकालनी होगी। कितनी हाइट निकालनी होगी, ये हाइट। तो ये हाइट कुणाल आप बता सकते हैं कितनी होगी, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क किया है मैंने अभी, ये हाइट। तो देखिए कैसे निकालते हैं उसको बेटा। आर माइनस आर को। हाँ यस बेटा, तो ये बेटा ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आर, और ये थीटा के पास वाला होता है दिस इज आर, एंड दिस इज आर कॉस थीटा। तो ये कंप्लीट है आपका आर, ये है आपका आर कॉस थीटा। तो ये बची हुई लेंथ आपकी हो गई दिस इज आर माइनस आर कॉस थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस ज्योमेट्री से होता है, यानी ए पॉइंट पे उसने कितनी हाइट चली है, वो हाइट है mgh, और h की जगह आप क्या लिखेंगे, r माइनस आर कॉस थीटा। ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो आपका आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv1² प्लस mg, इसमें से r कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपकी बनके तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसको और भी अच्छे से करने के लिए आपको एक टेंशन की जनरल इक्वेशन निकालनी है, तो आपको v1 को एलिमिनेट करना है। तो आप एक काम कर लीजिए, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और r से डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक, ये बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हम बेटा जब हम r से डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगी, mv²/r इज इक्वल टू mv1²/r प्लस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। और यहां से बेटा हम mv1²/r की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज mv²/r माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। तो यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहां पर mv1²/r की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। अब ये वैल्यू निकाल करके आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखी है, t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv1²/r। तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv1²/r, और जिसकी वैल्यू है mv²/r माइनस 2mg, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस 2mg cos थीटा। यानी आपके पास जो फुल एंड फाइनल टेंशन की इक्वेशन निकल के आई है वो है 3mg cos थीटा प्लस mv²/r माइनस 2mg। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंशन एट पॉइंट थीटा। ये आपको ध्यान देना होगा। तो बेटा आप इसको ध्यान से देख लो, ये आपको कितना क्लियर हो रहा है कितना नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये इक्वेशन बड़ी कमाल की है, आप किसी भी थीटा पर जाकर के टेंशन की इक्वेशन लिख सकते हो, और कहीं पे भी स्ट्रिंग को स्लैक करा करके टेंशन जीरो भी कर सकते हो, है ना। जैसे ही टेंशन जीरो होगा उसका सर्कुलर मोशन का पाथ छूट जाएगा। तो कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉइंट ओ पर क्या वेलोसिटी दी जाए कि ए पॉइंट पर या बी पॉइंट जो सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर जो बी पॉइंट है वहां पहुंच करके ये अपने सर्कुलर मोशन का पाथ छोड़ दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ओ पॉइंट पे वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ताकि वो बी पॉइंट पे पहुंच करके सर्कुलर मोशन का पाथ छोड़ दे। तो आप क्या करोगे, 180 लोगे, बी तक पहुंचने के लिए उसको पहले थीटा 180 करना पड़ेगा और बी पॉइंट पे पहुंच करके आप टेंशन को जीरो करोगे। तो पहले टेंशन की जनरल इक्वेशन लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 180 पर, और वहां पर टेंशन को जीरो कर दोगे तो आपके पास वेलोसिटी निकल करके आ जाएगी। तो सर्कुलर मोशन करते करते ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह जो भी इक्वेशंस बनाएगा, चाहे वो 90 डिग्री पर हो, चाहे 180 पे हो, चाहे 270 पे हो, आपको ये इक्वेशन से लगातार आपका काम बनता चला जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। This is the very important concept of vertical circular motion.